Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter 2 in Geography, class 8 SST. In this chapter, in my previous video, I have discussed about soil, where we read the composition of soil and the degradation of soil. Both points I have discussed in your previous video. The degradation of soil and their causes, I would like to explain again to start this video. Degradation and depletion. There are major threats to soil as a resource. Now that time, this is the major problem which face the various country. Soil erosion is the very important threats and depletion also. Both human and natural factors can lead to the degradation of soil. मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक दोनों कारणों से मिट्टी का अपरदन, मिट्टी की छिड़ता की जा रही है. Day by day, we have read in newspaper, we have read in we say in news कि मानव ने इतने जंगलों को काट के खेत बना लिया, खेतों में प्लाटिंग करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली और पानियों के बहने की पूरी व्यवस्था ख़त्म कर दी. अंडर वाटर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, फर्श बना करके जमीन में पानी नहीं जाने से अंडर वाटर लेयर नीचे जाने लगा और इस तरीके से तमाम सारी दिक्कतें आने लगी. दैट इज़ द ह्यूमन काजेस. नेचुरल काजेस, लैंड स्लाइडिंग, अर्थक्वेक्स, रेन वाश, flood, these are the natural causes. Okay, I hope you can understand what I am telling you. I am telling you that these are the causes to the soil erosion and depletion to soil as a resource. Both human and natural factors led to the degradation of soil. Factors which led to the soil degradation that are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rain wash, landslides and floods. These are all I have discussed in my previous video. Today we are going to read that the method of soil conservation. First, mulching. Mulching, the bare grounds between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. मल्चिंग क्या होता है भाई? कहता है मल्च करना, मल्च बनाना, मल्चिंग करना. पौधों के बीच, प्लांट्स के बीच ये अनावरित भूमि जो लैंड है और जो जैव पदार्थ है, मतलब बायोटिक एलिमेंट्स जैसे प्रवाल से ढक जाती है. इससे आर्द्रता मिट्टी में बनी रहती है. इसे ही मल्च कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं. जब मिट्टी की एक परत को शैवाल से ढक दें तो उसकी नमी बराबर बनी रहे तो मल्चिंग इसे कहते हैं. इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? मिट्टी के कंजर्व कर सकते हैं. पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है. इससे मिट्टी की जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो रुक जाती है, नमी बराबर बनी रहती है. इसे ही मल्च बनाना कहते हैं. सेकेंड कहता है द काउंटर बैरियर्स, कंटूर बैरियर्स. कंटूर बैरियर्स, स्टोन, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers of collect water. Contour barriers,
क्या होती हैं? तो कहता है कंटूर बैरियर्स contour barriers. Stone, grass, soil are used to build the barriers along the contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. कहता है कि ये तीव्र ढाल वाले सपाट सतह वाले जो एक बेल्ट है, जो ये समुच्च रेखाएं हैं जो पत्थरों, घास, मिट्टी का उपयोग से बनती हैं और जो बैरियर्स के आने से जो खाइयां बन जाती हैं, ये प्राकृतिक जो तरीके हैं इससे आराम से हम जो पेड़ पौधे उग जाएं, वनस्पतियाँ उग जाएं, जो घास उग जाए, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सब चीज़ें ये बैरियर्स के रूप में काम करके मिट्टी को कटने से रोकती हैं। रॉक डैम, रॉक डैम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉक डैम? ऑब्वियसली रॉक मतलब चट्टान, डैम मतलब बांध। तो जब बड़े बड़े चट्टानों से बांध बन जाए तो रॉक डैम कहलाती है। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। पानी के फ्लो को तेजी से जो बहती है उसे रोकने के लिए रॉक डैम का निर्माण किया जाता है। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मिट्टी को रोकते हैं कटने से। आपने बरसात के दिनों में पानी की धाराओं को रोकने के लिए छोटे छोटे पत्थरों या ईंटों से पानी की धाराओं को रोकने का प्रयास किया होगा। जब यही चीज़ बड़े पैमाने पर की जाए तो ये रॉक डैम कहलाती है। ये चीज़ें रॉक डैम के रूप में काम करने लगती हैं। अब थर्ड कहता है कि ट्रक फार्मिंग। कहता है ये क्या है? कहता है ये वेदिका फार्म है। ट्रेस फार्मिंग करता है, ये तीव्र ढाल वाले बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो और जो पृष्ठीय प्रवाह है वो मृदा अपरदन कम हो जाती है। आपने इसको पर्वतों पे देखा होगा, पर्वत कोई भी जो पहाड़ी रीजन्स में गया होगा वहाँ पे उसको ये देखा होगा। इस तरीके की खेती, इस तरीके का जो इस तरह की फार्मिंग दिखती है। दीज आर मेड ऑन द स्टेप स्लोप सो दैट द फ्लैट surface are available to grow crops. They can reduce surface runoff and soil erosion. The intercropping it means कि जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे, आप एक जगह पे कई सारी फसलों को लगाएंगे। कहता है इंटरक्रॉपिंग क्या है? Different crops are grown in alternate rows and are sown as at different times to protect the soil from of rainwash. भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को लगा करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। जैसे बरसात के दिनों में हम वो फसल लगाएं जिनकी जड़ें मजबूत हों, और जड़ें मजबूत होंगी तो पानी के फ्लो को रोकेंगी, वो मिट्टी को कटने से बचाएंगी वो। तो कह रहा है कि टाइम टू टाइम हमें चेंज कर देना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करते रहनी चाहिए। कहता है काउंटर प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर्स प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल डाउन एंड स्लोप। कंटूर्स लाइंस जो समुच्च रेखाएं हैं, जो समान ऊंचाइयों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, ये कंटूर्स, उसी के अनुसार खेती को काट के बराबर कर देना। पहाड़ों पे जो आप स्टेयर के शेप में खेती देखते हैं, सीढ़ीदार खेती देखते हैं, ये कंटूर्स के
आधार पे ही बनाई जाती हैं। इसे कंटूर्स प्लगिंग कहते हैं। इससे भी कंटूर पैरेलल टू ऑफ द कंटूर्स ऑफ द हिल स्लोप to the form of the natural barriers of water of flow down and slope। 2.6 में इसको देखिए, आपको दिखेगा येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, कई सारी आप रंग पट्टियों के रूप में दिखाई दे रही है। दैट इज द स्टेप फार्मिंग, दैट इज द स्टेयर फार्मिंग, स्पेशली ऑन माउंटेन। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग व्हाट वेरी फेमस। शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स रक्षक मेखलाएं, ये क्या है? कहती है इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of tree and planted to check the wind movement to protect soil cover। कह रहा है कि शेल्टर बेल्ट के रूप में जो तटीय इलाका है, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, जो सूखा इलाका क्षेत्र है, उसमें एक लाइन से लंबे पेड़ लगा करके हम हवा के बहाव की, हवा की गति को रोक सकते हैं और मिट्टी को कटने से इससे बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा, आपने सुनामी का नाम सुना होगा। ये सुनामी क्या थी? सुनामी कब आई? समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं, जिससे तमाम बड़े पैमाने पर तबाही होती है, जन धन की, लोगों की, उनकी संपत्ति की, प्रॉपर्टी की। इसे रोकने के लिए, पानी की इस धाराओं को रोकने के लिए बैरियर के रूप में समुद्र के किनारे बड़े पैमाने पर नारियल वृक्ष आप देखे होंगे लगाए जाते हैं। ये नारियल वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं? ये शेल्टर बेल्ट्स के रूप में डेवलप किए जाते हैं। नारियल के पेड़ों को एक लंबी पंक्ति के रूप में, एक लंबी कतार के रूप में लगा दी जाती है। दो फायदे होते हैं इससे। सुनामी में धाराओं को, पानी की करंट्स को, वाटर करंट्स को भी रोकती हैं ये। और नॉर्मल डे में जो इरोजन होता है, जो ह्यूमन इरोजन होता है, जो मानव के द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो विंड इरोजन होता है, हवा के द्वारा मिट्टियों को काटना, उन्हें बहुत हद तक ही कंट्रोल कर लेती है। दैट इज शेल्टर बेल्ट्स। तो हमने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स देखे जिसके आधार पे हम कर सकते हैं मिट्टी को कंजर्व, सॉइल कंजर्व। सॉइल कंजर्व में पहले हमने मल्चिंग को देखा। मल्चिंग मीन्स कि मिट्टी की नमी को बचा के रखना, ह्यूमिडिटी को बचाना। कैसे होगा? कहता है शैवालों की एक परत अगर मिट्टी के ऊपर डाल दी जाए तो इससे मिट्टी की मल्चिंग बनी रहेगी। दूसरा कहता है कंटूर बैरियर्स, समुच्च रेखाएं। कहता है कंटूर्स बैरियर्स वो होंगे जो समान ऊंचाई के जो लाइंस हैं, इस कंटूर बैरियर्स में स्टोन, ग्रास, सॉयल और इन सब चीज़ों को एक हम बैरियर के रूप में इस्तेमाल करें। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स ऑफ द कलेक्ट वाटर। और जब ट्रेंचेस, इसके जो बैरियर बनते हैं, उसके आगे बड़ी बड़ी खाइयाँ बन जाती हैं जिसमें पानी को सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर कहता है रॉक डैम। रॉक डैम कॉमन चीज़ें हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करके रॉक डैम का निर्माण कर लिया जाता है। पानी को रोक दिया जाता है। पानी रुक जाने से मिट्टी की कटाव रुक जाती है। फिर कहता है ट्रक फार्मिंग। ये क्या है? कहता है कि इसमें हम स्लोप के आधार पे क्रॉप, जैसे हम कई सारी क्या करें कि देयर आर द मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। कहता है कि अगर हम एक बड़ा स्टीप स्लोप बना दें तो एक बड़ा सा हमको प्लेन मिल जाएगा जिससे खेती की जा सकती है। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल कंजर्वेशन। अगर प्लेन बड़ा मिल जाएगा तो पानी के बहाव की गति को रोक देगा और मिट्टी को कटने से बचा लेगा। फिर कहता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द सॉइल कंजर्वेशन। भाई पानी का बहाव जहाँ तेज हो वहाँ पर इंटरक्रॉपिंग करिए, कई सारी फसलें उगाइए। उस फसलों में उन समय में, उन टाइम पे, उस वेदर में जब पानी का बहाव तेज हो, खूब बारिश हो, तो ऐसे फसल लगे जो मिट्टी को पकड़ के रखे, जिनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहे, जिससे कम से कम सॉइल इरोजन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को हम सुरक्षित रख सकते हैं। कहता है कंटूर प्लगिंग। ये कंटूर प्लगिंग में कहता है कि जो कंटूर लाइंस होंगी उससे कि पैरेलल हिल के स्लोप के अकॉर्डिंग हम बैरियर बना करके पानी को रोक सकते हैं। 2.6 में अगर आप देखें तो पॉइंट्स आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जो सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं पहाड़ों पे, उनकी खेती इससे होती है। उसमें पानी को रोकते हैं, फिर आगे फिर रुकते हैं, फिर नीचे वाले पार्ट में रुकते हैं।
इस तरीके से आपको एकदम सीढ़ीदार खेत पहाड़ों पे दिख जाएंगे। और शेल्टर बेल्ट्स के लिए भी, शेल्टर बेल्ट्स में सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल, अगर कोई बीच पे गया हुआ, सी बीच पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा नारियल के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं एकदम लाइन से बहुत दूर तक। क्यों लगे हैं ये सब? दैट इज शेल्टर बेल्ट। ये एयर और विंड के द्वारा जो इरोजन हो रहा है, मिट्टी को काटा जा रहा है, उसको रोकने के लिए। और कभी सुनामी आए या ऊंची लहरें समुद्र की आए, करेंट्स, तो उनकी गति को कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इससे हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो आज हमने इन चीज़ों को देखा, इनको पढ़ा, इनमें हमने देखा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपकी एक्टिविटीज़ है, आपके लिए एक्टिविटीज़ ये है कि आप लोग अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में जाएं, मिट्टी लें और कई रंगों की मिट्टी को कलेक्ट करें। देखिए कितने रंग की मिट्टी आप कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको करना है। दिस इज़ योर एक्टिविटीज़। यू हैव टू वंडर नियर योर हाउस and agriculture fields, and you have to collect the various color soil, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, डिजर्टेड लैंड्स, इस तरह की मिट्टियों को कलेक्ट करना है। दूसरी एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है, आपको इसे करना है कि किस तरीके से आप ए और बी आप पॉइंट देखिए, एक्टिविटीज़ करिए। दो एक्टिविटीज़ आपको करने हैं। ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क है। आपको इस पर काम करके जब स्कूल खुले तो आप इसको लेके आइएगा और हमसे चेक कराइएगा। मैं इन चीज़ों को देखूंगा। ओके, वाटर, बात करने जा रहे हैं पृथ्वी पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वाटर पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो वस्तु है वो पानी। पानी का इम्पोर्टेंस सभी के लिए है, पानी की आवश्यकता सबके लिए बराबर है। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। विदाउट वाटर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पे पानी के बिना कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। तो पानी, दैट इज आल्सो अ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। Okay, let's start this topic. Water is a vital, renewable natural resource. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore the appropriate called the water planet. It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the ocean covers two-thirds of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is, however, the saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheet and glacier in the Antarctica, Greenland, and the mountains region. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of the fresh water is available and fit for human use. It is found as a groundwater, as surface water in river and lakes, and as water vapor in the atmosphere. Fresh water is therefore the most precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total value remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in the constant motion.
cycling through the ocean, the air, the land, and the back again. Through this process of the evaporation, precipitation, and run of this, you already know is referred to as a water cycle. Human use amount of water not only for drinking and washing, but also but also in the process of production. Water for agriculture, industry, generating electricity through reservoirs of the dams or other uses, increasing population, raising demand for food and cash crop, increasing the urbanization and rising standard of living are the major factor leading of the shortage in the supply of fresh water, either due to dying of water sources or water pollution. Okay, my dear student, that is the very important things. We are going to read about water. Water is important elements on the earth. I have previously explained. Again and again I am saying that water is the important resource on earth. It is renewable even, but always we will miss this. आप घर में ब्रश करते हैं, ब्रश करते वक्त टैप ऑन कर देते हैं, पानी गिरता है, आप टैप करते रहते हैं, पानी वेस्ट होते रहता है. अगर आप देखें ध्यान से तो पृथ्वी पर अर्थ पे करीब करीब 2/3 वाटर है, पानी है. समुद्र का, महासागरों का जल है, ओशन एंड सी वाटर. लेकिन ये सभी पानी हमें ह्यूमन कंजप्शन के योग्य नहीं है. सलाइन है, नमकीन है, लवड़ीय है, साल्ट घुला हुआ है इसमें, हम नहीं पी सकते इसको. ओनली 2.7% पानी ऐसा है जिसको हम आसानी से पी सकते हैं, फ्रेश वाटर है. ये फ्रेश वाटर कहाँ पे है? कहता है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिक में, आर्कटिक में, ग्रीनलैंड और पर्वतों पे जो बर्फ के रूप में जमे हुए हैं, जैसे हिमालय पे जो स्नो है, उससे हमें पानी, स्वच्छ पानी मिलती है, वाटर मिलता है. एक विडंबना है कि हम इस महत्वपूर्ण, मूल्यवान, कीमती रिसोर्स को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं. पानी में आज से करीब 3.5 बिलियन ईयर बैक सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई. मानव की नहीं, जीवन की उत्पत्ति. छोटे छोटे कार्डेटा, नॉन कार्डेटा आए, डेवलपमेंट, मछली, रेप्टाइल्स और तमाम तरीके के जीव जंतु, वनस्पति जगत का विकास हुआ. फिर पृथ्वी के ऊपर इनका डेवलपमेंट दिखा. वाटर के कारण ही पृथ्वी पे वनस्पति जगत, इट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन, और ह्यूमन बीइंग्स, मानव, एनिमल, सब लाइव फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं. पानी का कितना महत्व है, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है. फ्रेश वाटर जो प्रीशियस सब्सटेंस है पृथ्वी पर, वो एक निश्चित मात्रा में है, प्रचुर नहीं है, अधिक नहीं है. एक साइकिलिंग के थ्रू हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं. वाटर साइकिल आज
विश्व के कई सारे देश पानी की समस्या से फेस कर रहे हैं। आइए आपके इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो बुक में है आपके। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जल एक सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। पृथ्वी की सतह पे भूपृष्ठ पर 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह भी कहते हैं, इसलिए इसे वाटर प्लेनेट भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले 3.5 मिलियन ईयर एगो इसी महासागरों में जीवन का प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह से 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, नमकीन है, इसे मानव उपभोग नहीं कर सकता, मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। स्वच्छ जल की मात्रा पृथ्वी पर केवल 2.7% है और उसका लगभग 70% भाग बर्फ के चादरों के रूप में हिमालयों में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय प्रदेशों में पाया गया है। ये वहीं पे संरक्षित है बर्फ के रूप में। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% फ्रेश वाटर उपलब्ध है और वह मानव भोग के लिए उपयुक्त है। यह जो लैंड वाटर है, नदियों में और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, 1% पानी। इसीलिए जो फ्रेश वाटर है वो पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है, सबसे कीमती है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। उसकी मात्रा न कम की जा सकती है, न उसकी मात्रा बढ़ा सकती है। इसकी प्रचुरता, एबंडेंस और इसकी विविधता, जो ये न बढ़ना न घटना, इस चीज़ों को ध्यान से दे तो समझ सकते हैं। क्योंकि ये वाष्पीकरण, प्रेसिपिटेशन, वर्षण और पानी की वर्षा की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में एक साइकिल के रूप में जाके निरंतर मिलती रहती है। वाष्पीकरण, प्रेसिपिटेशन से आकाश में जाती है, फिर बारिश होती है और वो नीचे आती है, फिर वो नदियों के माध्यम से वो जल समुद्र में पहुंच जाती, फिर समुद्र का वाष्पीकरण होता है और बरसात के महीने में बारिश होती है। ये एक साइकिल के रूप में निरंतर चलती रहती है। इसी को जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। मनुष्य जल की मात्रा, बड़ी मात्रा का प्रयोग न केवल पानी पीने और कपड़े को धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग करता है। वाटर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बड़े बड़े डैम बना करके जलाशयों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। ये सब पानी को के द्वारा ही मानव की एक्टिविटीज़ है। और बड़े बड़े जो वाटर रिजर्वायर हैं, इनके सूखने अथवा वाटर पॉल्यूशन के कारण जो अलवणीय जल की पूर्ति, इट मीन्स सैलाइन वाटर की जो आपूर्ति कमी, ये जो घटती बढ़ती रहती है, जनसंख्या इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है, पॉपुलेशन। और इससे पानी के जो असंतुलन की स्थिति में ये लोगों के लिए भोजन, नकदी फसल और इन चीज़ों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर देगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे समझना चाहिए। अब आप पानी के उपयोग को देखिए, एक्टिविटीज़ में देखिए। ड्रिंकिंग वाटर 3, कुकिंग में आप 4 लीटर पानी खर्च करते हैं, बाथिंग में 20 लीटर्स, फ्लशिंग में 40 लीटर्स, वॉशिंग क्लास में 40 लीटर्स, वॉशिंग अटेंसिल्स में 20, गार्डनिंग में 23, टोटल 135 लीटर्स
आप एक दिन में खर्च कर देते हैं, इतना पानी वेस्ट करते हैं। तो आपको पानी को सेफ रखना है, बचा के रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, वहाँ हम पानी की उपलब्धता के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।